नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुपरटेक और उन भ्रष्ट अधिकारियों की जिनके खिलाफ सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसका परिणाम सामने निकल कर आने लगा है। इस पूरे मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम नोएडा अथॉरिटी पहुंची और उन तमाम दस्तावेजों को खंगाला जिसमें से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ऐसे में सुपरटेक के बाद अजनारा ग्रुप की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चलिए इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। सुपरटेक मामले में सीएम योगी ने एसआईटी गठित कर पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। उसके बाद से ही जांच तेजी से की जा रही है, जहां एसआईटी की 4 सदस्यीय टीम नोएडा अथॉरिटी पहुंची और उन तमाम दस्तावेजों को खंगाला और तमाम जानकारियां जुटाई। और क्या कुछ रहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। सुपरटेक में जांच जारी और कितने दागी। सुपरटेक में फंसेंगे सुपर खिलाड़ी। एसआईटी की लिस्ट तैयार, अथॉरिटी में कितने कलाकार। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का अटैक। सुपरटेक ने जो खेल खेला उसमें ना जाने कितने लोगों के पैसे फंस गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे गिराने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद अब सुपरटेक के साथ उन अधिकारियों पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं जिन्होंने गलत तरीके से सुपरटेक के 40 मंजिला इमारत बनने के दस्तावेज को सही बताया। जिन्होंने गलत तरीके से सुपरटेक के 40 मंजिला इमारत बनने के दस्तावेज को सही बताया और सुपरटेक की मदद की। लिहाजा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद नोएडा विकास प्राधिकरण के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। सुपरटेक एमरोल्ड टावर के मामले में एसआईटी टीम जो है इस समय नोएडा अथॉरिटी आ चुकी है और नोएडा अथॉरिटी के अंदर पूरी तरीके से यहां पर पड़ताल करने में टीम जो लगी हुई है। एसआईटी टीम के साथ जो एसआईटी टीम के अध्यक्ष हैं संजीव मित्तल, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं और पूरी तरह से खंगली किया जा रहा है कि किस तरीके से क्या कुछ जिस तरीके से घोटाला हुआ है और घोटाला जो किया गया है, ये भ्रष्टाचार जो किया गया है सुपरटेक बिल्डर के साथ में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने साठगांठ करके जिस तरीके से घोटाला हुआ 2004 से लेकर 2017 के बीच में ये पूरी तरह से जो अभेद टावर को बनाया गया 16-17 को बनाया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद टिप्पणी की कि अब इसको तोड़ा जाए, फटकार लगाई नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को। लेकिन अब इसमें पूरे मामले में सीएम योगी ने खुद पूरी तरह से निर्देश दिए हैं और सीएम योगी के निर्देश के बाद अब एसआईटी टीम जो है इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही है। जो अधिकारी हैं वो 4 सदस्य जो टीम बनाई गई है उस टीम के साथ में अधिकारी जो पूरी तरह से खंगली कर रहे हैं। यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। जो पेपर फाइल हैं 2004 से लेकर जो रिकॉर्ड है उसको पूरी तरह से पड़ताल किया जा रहा है। सुपरटेक मामले की जांच कर रही 4 सदस्यीय एसआईटी की टीम नोएडा अथॉरिटी पहुंची, जहां सुपरटेक एमरोल्ड कोर्ट मामले में दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर जांच शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोएडा विकास प्राधिकरण की दोनों एसीओ की कमेटी ने सुपरटेक एमरोल्ड कोर्ट मामले में 3 बिंदुओं पर जांच की है, जिसमें 2009 में मानचित्र में हुआ बदलाव, दूसरे बिंदु के रूप में 2012 में मानचित्र में हुआ बदलाव और तीसरा इस परियोजना से जुड़ी जानकारी आरटीआई के जरिए न देने की जांच हुई। अब एसआईटी की टीम ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है जिनकी भूमिका बड़ी रही है, क्योंकि अभी तक जांच में जिन अधिकारियों का नाम सामने आया है वो इस घोटाले में छोटी मछली मानी जा रही है और सरकार इस घोटाले के तह तक जाना चाहती है। नोएडा अथॉरिटी ने जो पूर्व में अभी जो रिपोर्ट जो सौंपी है शासन को, उस रिपोर्ट के अंदर लगभग 7 अधिकारियों के नाम सामने आए, जिसमें प्लानिंग अधिकारी से लेकर तमाम जो इलेक्शन जो अधिकारी थे उनके नाम सामने आए थे और उसमें साफ यही टिप्पणी की गई थी इन जो अधिकारियों की पूरी तरह से भूमिका है। लेकिन कुछ छोटे अधिकारियों के नाम सामने आए, जो छोटी मछलियां हैं उनके नाम सामने आए, लेकिन बड़ी मछलियों के कोई भी नाम सामने नहीं आया। जैसे कि 2004 से लेकर 2017 के बीच में तमाम अधिकारी मौजूद रहे, एसीओ, सीईओ, अध्यक्ष, तमाम तरीके का आईएएस ऑफिसर मौजूद रहे, लेकिन उन अधिकारियों के नाम सामने नहीं आए। लेकिन अब जो है सीएम योगी की रडार पर पूरी तरह से सीएम योगी ने जब एसआईटी टीम की गठित की है और इसके बाद जो है अब देखना यह होगा कि इस टीम की जो एसआईटी टीम की जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। इस पूरे प्रकरण में जिन 4 अधिकारियों को एसआईटी टीम में शामिल किया गया है उसमें समिति का अध्यक्ष अवस्थापना एवं औद्योगिकी विकास आयुक्त संजीव मित्तल को बनाया गया है।
वहीं अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को समिति का सदस्य, एडीजी राजीव सबरवाल और टाउन प्लानर अनूप कुमार श्रीवास्तव को सदस्य बनाया गया है। ये चारों सदस्य एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। माना जा रहा है कि एसआईटी की जांच मुख्य रूप से मानचित्र में हुए बदलाव पर केंद्रित रहेगी। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि आखिर किसके कहने पर मानचित्र में बदलाव किया गया है और किसने इसकी मंजूरी दी। सूत्रों के मुताबिक 2009 और 12 में जब सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट से संबंधित परियोजना के मानचित्र में बदलाव किया गया, लिहाजा अगर इस तरह की गलती नहीं की गई होती तो इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार नहीं हो पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। सुपरटेक के बाद बिल्डरों के ऊपर लगातार संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे में अजनारा ग्रुप की भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल अजनारा ग्रुप ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का 172 करोड़ 9,98,000 रुपया बकाया चुकता करने के लिए नोटिस भेजा है। देखिए रिपोर्ट। अब बिल्डरों की नहीं चलेगी मनमानी। पीएनबी ने अजनारा ग्रुप को भेजा नोटिस। 172 करोड़ से ज्यादा का भुगतान करे अजनारा ग्रुप। भ्रष्टाचार पर योगी का एक्शन जारी। सुपरटेक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सुपरटेक के 40 मंजिला इमारत को गिराने और ग्राहकों के पैसे वापस करने का फैसला दिया, जिसके बाद से कई सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार सुपरटेक ने कैसे इतनी बड़ी इमारत को खड़ा किया है। अब इस मामले में जांच की आंच नोएडा अथॉरिटी में बैठे अधिकारियों तक पहुंच गई है, जिसमें जांच जारी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद उन तमाम बिल्डरों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं जिन्होंने गलत तरीके से गगनचुंबी इमारतों को खड़ा किया है। ऐसे में अजनारा ग्रुप की भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल अजनारा ग्रुप ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का 172 करोड़ 9,98,000 रुपये बकाया कर रखा है, जिसे लेकर बैंक की तरफ से बार बार बकाये का भुगतान किए जाने को लेकर कहा गया है, लेकिन अजनारा ग्रुप ने अभी तक भुगतान नहीं किया है, जिसको देखते हुए पीएनबी बैंक ने अजनारा ग्रुप से बकाया वसूली के लिए नोटिस चस्पा किया है। पीएनबी बैंक ने साफ कर दिया है कि अगर अजनारा ग्रुप पैसे का भुगतान नहीं करता है तो उसकी संपत्ति जब्त कर पैसे को वसूला जाएगा। पीएनबी ने पहले भी 28 जून को नोटिस जारी किया था, जिसमें अजनारा इंडिया लिमिटेड, अशोक कुमार गुप्ता, प्रमोद कुमार गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता को 60 दिन में बकाया रकम जमा करने की चेतावनी दी थी। लेकिन इन बिल्डरों पर बैंक के किसी भी नोटिस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बिल्डर जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो किस नियम के तहत बना रहे हैं। क्या सरकार की तरफ से मिलने वाले परमिशन का सही पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, या नियमों को ताक पर रखकर चंद पैसों के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से सुपरटेक के मामले में फैसला आया है, उससे कहीं न कहीं उन बिल्डरों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जो नोएडा में कई इलाकों में अपनी बिल्डिंगें तैयार कर रहे हैं। खैर जो भी हो, अब सरकार ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देखना होगा कि कितने लोग इस मामले में नपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हमने गलत नहीं किया है। इस फैसले के लिए एक बार फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए रिपोर्ट। ये आर.के. अरोड़ा है, सुपरटेक के चेयरमैन। वही सुपरटेक जिसने गलत तरीके से 40 मंजिला इमारत बनाकर न जाने कितने लोगों का पैसा फंसा दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन तमाम चेहरों पर मुस्कान लौटी है जिनके पैसे फंसे हुए थे। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक ने कहा कि वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका लगाएगी। कंपनी ने दावा किया कि नियम कानून के मुताबिक ही 40 मंजिला ट्विन टावर का निर्माण किया गया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के अपेक्स एंड सियान यावे 16 और 17 को अवैध ठहराया था और दोनों 40 मंजिला टावरों को ढहाने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने कंपनी को फ्लैट खरीदारों को ब्याज के साथ पैसे वापस करने का आदेश दिए थे। वहीं अरोड़ा ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, इसलिए हमने फैसले की फिर से समीक्षा करने के लिए याचिका लगाने का फैसला किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अपेक्स और सियान टावर कंपनी के किसी चल रहे प्रोजेक्ट से जुड़े नहीं हैं और न ही उसका हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सुपरटेक समूह
अपनी परियोजनाओं में 10 करोड़ वर्ग फुट का विकास कर रहा है, जबकि अपेक्स और सियान टावर केवल 6 लाख वर्ग फुट का हिस्सा है, जो कुल पोर्टफोलियो का 0.6% है। इलाहाबाद के फैसले को लेकर आर.के. अरोड़ा ने कहा कि साल 2014 के फैसले के बाद हमने पहले ही इस परियोजना में अधिकांश ग्राहकों को रिफंड दे दिया है। हम आदेश के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी पालन करेंगे। सुपरटेक के चेयरमैन ने भरोसा जताया कि आदेश का कंपनी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक परियोजना का अपना स्वतंत्र रेरा खाता और लागत केंद्र होता है। सुपरटेक एक वित्तीय रूप से स्थिर और मजबूत समूह है। हमारे सभी परियोजना स्थलों पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काम चल रहा है। हम अपने सभी ग्राहकों, बैंकरों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम अपनी सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में वितरित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बड़ी चुनौती रहेगी कि किस तरह से इस इमारत को गिराया जाए, क्योंकि सुपरटेक के इस इमारत को गिराना इतना आसान नहीं होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से इसे गिराया जा सकता है। सुपरटेक पर सुप्रीम डंडा, 3 महीने 40 मंजिल सुपरटेक धड़ाम। सुपरटेक की इमारत को ध्वस्त करना बड़ी चुनौती। नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 40 मंजिला ट्विन टावर को गिराना सबसे बड़ा चैलेंज है। चुनौती इसलिए ज्यादा बड़ी है क्योंकि भारत में इतनी ऊंची बिल्डिंग को अब तक गिराया नहीं गया। स्काई स्क्रैपर्स का कॉन्सेप्ट भारत में अभी नया है, जो बड़ी चुनौती के रूप में देखी जा रही है। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक का दोनों टावरों एपेक्स और सीएन पर 40-40 मंजिल बनाने का प्लान था। इनमें से अब तक 32 मंजिलें बन चुकी हैं। इन दोनों टावरों को ध्वस्त करना एक कठिन लॉजिस्टिक चैलेंज है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों टावरों को गिराने का आदेश दिया है। दरअसल इन टावरों के आसपास कई इमारतें हैं। एमराल्ड कोर्ट कंपाउंड के सबसे करीब एक बिल्डिंग है, जो ट्विन टावर की दीवार से सिर्फ एक संकरे रास्ते के फासले पर है। हालांकि ऐसे ऊंचे निर्माण को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर गिराने के लिए बहुत सारी तकनीक है, लेकिन घनी आबादी वाले इलाकों में आंतरिक विस्फोट के जरिए बिल्डिंग को ध्वस्त करना बेहतर तरीका हो सकता है। इस तकनीक के जरिए बिल्डिंग में अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी एक्सप्लोसिव डिवाइस रखी जाती है। इन डिवाइस को इस तरह रखा जाता है कि धमाका होने के बाद मलबा परिसर के अंदर ही गिरे। इस तरह के ध्वस्तीकरण पूरी दुनिया में होते रहे हैं। भारत में भी छोटे पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन इसके लिए काफी तैयारी की जरूरत होती है। इसके साथ ही ट्विन टावर के मामले में एमराल्ड कोर्ट के अंदर मौजूद नजदीकी टावरों की संरचना को बचाए रखना भी चुनौती होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि ध्वस्तीकरण में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ध्वस्तीकरण की तैयारी करने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। विस्फोटकों को एकदम सही जगह पर फिट करना अहम है, क्योंकि आसपास मौजूद इमारतों को किसी तरह के नुकसान से बचाना भी जरूरी है। ब्लास्ट को प्लान करने के साथ ही उसका परफेक्ट खाका खींचने की जरूरत है। पहले उन फ्लोर्स को चुनना होगा जहां ब्लास्ट करना है। इसके बाद इन फ्लोर्स से सपोर्ट और दीवारों को हटाना होगा। विस्फोटकों को इस तरह रखना होगा कि पिलर्स में एक के बाद एक सिलसिलेवार ब्लास्ट होता जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस इमारत को गिराने के लिए बड़ी चुनौती सामने निकल कर आई है। वहीं सुपरटेक के इस मनमानी की वजह से कई लोगों को पैसे फंस गए हैं, जिन्हें वापस करने के लिए कोर्ट ने कहा है। बिल्डर के बारे में बता देना चाहता हूं कि ये वो आर.के. अरोड़ा हैं जिनके खिलाफ मैं पिछले 10 से 12 वर्षों से लड़ाई लड़ रहा हूं। ये वो बिल्डर है जिसने पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करवाने वाला, ग्राहकों को ठगने वाला और जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं सबको ठगने वाला ये बिल्डर रहा है। हालांकि मामले में फैसला आने के बाद अभी कई ऐसे मामले पड़े हैं जिन पर तलवार लटक रही है। ऐसे में उन मामलों में भी लोगों को न्याय की उम्मीद जग गई है, जो बिल्डर्स अपने मनमानी तरीके से बिल्डिंग तैयार करते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।